Assalamu alaikum everyone and welcome to the second part of the post structuralism theory एंड इसका एक फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जिनको हम थ्योरेटिकल डिफरेंसेस भी कह सकते हैं समहाउ। लेकिन आज हम जिस चीज़ को डील करेंगे दैट वुड बी द प्रैक्टिकल डिफरेंसेस इन दीज थेरीज। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्रैक्टिकल डिफरेंसेस को हम डील करें, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम एक थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स क्या फेस करने पड़ते हैं हमें, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। So moving toward the differences that we have in between the post-structuralism and the structuralism. Okay, तो यहाँ पे जहाँ 1 mentioned है that would be discussing about structuralism, और जहाँ पे point 2 mentioned है that would be discussing about post-structuralism. The concept of authorship. Structuralist gives authority to the author, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म में बेसिक अथॉरिटी हमारे पास ऑथर के पास होती है एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट गिव इट ऑल टू द रीडर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे कि ये डिफरेंस का क्या मतलब है, कि स्ट्रक्चरलिज्म में अथॉरिटी ऑथर को कैसे और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में अथॉरिटी रीडर को कैसे, हम इसी वीडियो में आगे चल के इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखें। इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट को इंटरप्रेट कैसे करते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं वो टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं विद इन अ फोकस ऑन अनकवरिंग द यूनिवर्सल पैटर्न्स एंड मीनिंग। अब ये यूनिवर्सल पैटर्न्स की जहाँ बात आती है तो डोंट यू फील इट इज बिकमिंग अ बिट ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो पूरे यूनिवर्सली करेक्ट कंसीडर की जाती है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो जाती है स्ट्रक्चरलिज्म में, एंड रिकॉग्निशन ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एंड इन्फ्लुएंस बाय द सोशल एंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दिस इज समथिंग सब्जेक्टिव। और जब हमने थ्योरेटिकल डिफरेंसेस को डील किया था प्रीवियस वीडियो में, तो हमने ये चीज़ क्लियरली मेंशन की थी कि हम जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी को जो है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक साइंटिफिक मेथड की तरह देखते हैं, जबकि हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी को एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यानी कि उसको हम एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस आता है स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। ओके माइंडेड, दीज आर द प्रैक्टिकल डिफरेंसेस जिनको हम फेस करते हैं वाइल अप्लाइंग द प्रैक्टिकली दिस थ्योरी ऑन सम काइंड ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, द पोम एंड एनी काइंड ऑफ नॉवल एंड समथिंग। ओके, लैंग्वेज एंड पावर। अब स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं वो लैंग्वेज को सिर्फ मेयरली एक कम्युनिकेटिव टूल की तरह कंसीडर करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन वो कहते हैं इसका मेजर पर्पस सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन है, जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, ये जहाँ पे 2 मेंशन है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का है, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहते हैं कि पावर डायनेमिक्स के साथ लैंग्वेज जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। मीनिंग्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं पावर डायनेमिक्स के साथ, ठीक है, कि पावर, सोशल पावर्स जो हैं वो स्ट्रक्चर करती हैं किसी भी मीनिंग को, ठीक हो गया। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, कि रियलिटी को किस तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट क्या करते थे, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया ऑब्जेक्टिविटी की बात, तो स्ट्रक्चरलिस्ट क्या करते थे, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को और ऑब्जेक्टिव रियलिटी को स्टडी करते थे, जबकि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो क्या करते थे, सब्जेक्टिव एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड नेचर ऑफ रियलिटी विद मल्टीपल परसेप्शंस। सेम चीज़, ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम जो है वो सब्जेक्टिविटी को डील करते हैं, इसमें हम सोशली कंस्ट्रक्टेड नेचर को डील करते हैं, यानी कि सोसाइटी को हम वैल्यू देते हैं इसमें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अप्रोच टू हिस्ट्री। अब जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो एक बैकड्रॉप है रादर देन अ डायनेमिक फोर्स दैट चेंज द मीनिंग। स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं ये हमारे पास सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम स्टडी करके किसी भी टेक्स्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत एसेंशियल है, ये जो मीनिंग है उसको समझने के लिए, बिकॉज सम हाउ दिस हिस्ट्री इज समथिंग दैट शेप्स द मीनिंग, ठीक है, शेप करती है मीनिंग को हिस्ट्री।
कि जिस हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली वो चीज़ लिखी गई है उस हिस्ट्री में उस चीज़ का मतलब क्या है, जब तक हमें यही नहीं पता वी वुड नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट थिंग. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द लास्ट प्रैक्टिकल डिफरेंस इज द एम्फेसिस ऑन मल्टीप्लिसिटी. मल्टीप्लिसिटी पे जो एम्फेसिस है, मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? पहली चीज़, हम जब स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें हम यूनिटी की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव यूनिटी की बात करते हैं, ठीक है, इसमें हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, और हम ये कहते हैं कि इसमें कॉमनैलिटी इन एनालिसिस, क्या हम ऑब्जेक्टिव यूनिटी की बेस पे हम कॉमन चीज़ें ढूंढते हैं एनालिसिस में, जो कि हमने हिस्ट्री में पढ़ी होती हैं, उसी चीज़ के बैकग्राउंड इन्फो में पढ़ी होती हैं, नॉलेज, उसका जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसमें हमने वो चीज़ें स्टडी की होती हैं ऑलरेडी. जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हमें ये कहते हैं कि हम जो है वो मल्टीप्लिसिटी कंसीडरिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड इंटरप्रिटेशंस, डाइवर्सिटी को फोकस करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, ठीक है. तो ये हमारे पास कुछ थे प्रैक्टिकल डिफरेंसेस. अब हम आ जाते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है रोनाल्ड बार्थ का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एज अ स्ट्रक्चरलिस्ट भी, उसके बाद एज अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी. रोनाल्ड बार्थ का कंट्रीब्यूशन अब हम स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, रोनाल्ड बार्थ जो हैं वो एक अर्ली उनकी जो बुक थी, हमने पहले इनका जो है वो कंट्रीब्यूशन पढ़ा उसमें स्ट्रक्चरलिज्म में, कि इन्होंने एक बुक लिखी स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव. ये हमने जब पिछले पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाली फर्स्ट पार्ट की वीडियो में जब हमने डिफरेंस पढ़े थे वहाँ पे हमने इसको मेंशन किया था, ठीक है. तो ये बुक, इसके अंदर उन्होंने प्रॉपर 2+2=4 यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि वो रूल्स को इतना स्टेगनेंटली फॉलो करते थे कि उनके लिए 2+2=4 ही रहता था. वो कहते थे ये इसे बदल ही नहीं सकता. उन्होंने इस रूल को इतना परमानेंटली एक्सेप्ट किया हुआ था कि दैट दे वर नॉट सपोज टू मूव अवे फ्रॉम दैट रूल. ओके, तो इसमें रोलैंड बार्थ की एक बुक थी स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ द नैरेटिव और दूसरी बुक थी प्लेयर ऑफ द टेक्स्ट. ये दो बुक्स इन्होंने जो हैं वो लिखी किसके लिए थी? हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म में इन्होंने ये दो चीज़ें कंट्रीब्यूशन था इनका, ठीक है. अब ये जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव है ये एक्सट्रीमली मेथोडोलॉजिकल, फॉरबिडिंगली टेक्निकल. हमारे पास ये मेथोडोलॉजी इसमें बहुत हाई लेवल की यूज़ हुई है, जैसे हमने पहले भी बात की कि ये इसमें ड्राई टेक्स्ट है, कूलनेस है इसमें. जैसे एक साइंस की बुक होती है, साइंस की बुक का एक पेज होता है जिसमें हाफ आपको जो है वो लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं और एक साइड पे आपको 3-4 पिक्चर्स बनी हुई मिलती हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, ठीक हो गया. तो ये हमारे पास क्या है? एक्सट्रीमली मेथोडोलॉजिकल और फॉरबिडिंगली टेक्निकल जैसे साइंस. और उसके बाद उनकी दूसरी बुक है प्लेयर ऑफ द टेक्स्ट. इसमें हमारे पास क्या है? रैंडम कमेंट्स बट अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली. डिफरेंट चीज़ों पे कमेंट्स हैं लेकिन अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड, ठीक है. ये तो था इनका स्ट्रक्चरलिस्ट वर्क. लेकिन लेटर ऑन जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे काम शुरू हुआ तो रोलैंड बार्थ को ये लगा कि उनका जो स्ट्रक्चरलिस्ट वर्क है दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक इनफ, दैट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन द ट्रूथ एक्चुअली. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिफ्ट किया पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट वर्क पे, जिसमें उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी, द डेथ ऑफ ऑथर. डेथ ऑफ ऑथर जो है, अब हमारे पास दिस डेथ डजंट मीन द लिटरल डेथ, ठीक है. ये मौत वाला डेथ नहीं है. इस डेथ का मतलब है कि जब एक ऑथर ने अपना वर्क पब्लिश कर दिया ना, नाउ ऑल द कंट्रोल इज अप टू द रीडर, कि रीडर ने उसको रीड करना है, रीडर ने उसमें से इंटरप्रेट करना है, रीडर ने उसको अंडरस्टैंड करना है, रीडर ने ही उसको आगे पहुंचाना है. तो वो नैरेटिव स्ट्रक्चर प्रॉपर शिफ्ट हो गया हमारे पास ऑथर से रीडर की तरफ, ठीक है. अब ये हमारे पास एक हिंज था. हिंज होता है डोर का जो नहीं कनेक्टिंग पॉइंट होता, जिससे डोर दोनों साइड से कनेक्टेड होता है, जिससे डोर खुल रहा होता है और बंद हो रहा होता है, उसको हम हिंज बोलते हैं. तो ये एक हिंज था जहाँ से बार्थ ने स्ट्रक्चरलिज्म से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे शिफ्ट किया था.
डेथ ऑफ ऑथर में उनका सबसे इम्पॉर्टेंट थीम ही ये था कि एक ऑथर ने जब अपना वर्क लिख दिया, पब्लिश कर दिया, नाउ दैट वर्क इज़ नॉट कंसीडर्ड टू द ऑथर एनी मोर। अब वो प्रॉपर वर्क जो है वो हमारा टोटल जो है वो रीडर से कंसर्न्ड है। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द ऑथर, जैसे मैंने अभी कहा डेथ ऑफ द ऑथर का मतलब है इंडिपेंडेंस ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द ऑथर एंड यू कैन यूज योर पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, अ रेडिकल टेक्सचुअल इंडिपेंडेंस अरोज आफ्टर दिस, कि हमारे पास टेक्सचुअल इंडिपेंडेंस आ गई। हमने जो है वो ऑथर को कंसीडर करना ही छोड़ दिया, हमने जस्ट रीडर पे फोकस किया। ठीक है, शिफ्ट आया एक प्रॉपर स्ट्रक्चरलिस्ट से पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट में। नो वर्क वुड बी जज्ड ऑन द बेस ऑफ द ऑथर्स कॉन्टेक्स्ट एंड पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट वुड बी जस्ट बेस्ड अपॉन इट्स ओन नेचर एंड द रीडर, कि रीडर की बेस पे आप किसी भी वर्क को जज कर सकते हो। डेथ, अब ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जिसको हम एक पूरा एसेंस भी कह सकते हैं रोनाल्ड बार्थ के वर्क का, कि द डेथ ऑफ ऑथर इज द बर्थ ऑफ रीडर। ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के नहीं सोचोगे तो बीइंग अ रीडर यू वुड नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट दैट थिंग। सो ये हमारे पास प्रॉपर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की सारी डिटेल है कि इसमें हमारे पास क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरह से पॉइंट्स शिफ्ट हुए, किस तरह से चीज़ें शिफ्ट हुई, किस तरह से फोकस शिफ्ट हुआ रीडर से राइटर की, राइटर से रीडर की तरफ, और किस तरह से प्रॉपर नेविगेशन थी उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यॉर्क डेरिडा का कॉन्सेप्ट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लैंग्वेज है इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग द वर्ल्ड। लैंग्वेज में हम वो कहते हैं कि मीनिंग जो है वो एक इंटरप्ले है। ठीक है, आपने एक मीनिंग पढ़ा, उसका अगर आपको मीनिंग समझ उसमें कोई वर्ड का नहीं आया आप उसको पढ़ोगे, अगर उसमें नहीं आया तो आप उसको पढ़ोगे, टिल द टाइम आप उसको समझ नहीं लेते आप उसको पढ़ते रहोगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द यॉर्क डेरिडा's concept of deconstruction means. So yeah, this was all about the post-structuralist theory and I hope you got all the points very clearly. And अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, you can drop your comment below and for sure I will be on answering all the questions you have and I will see you in the next video. Stay safe. Bye bye. Thank you for watching.